नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने परिवार स्वाध्याय श्रेणी में। आशा करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। दोस्तों, मैं कई दिन से क्लास नहीं दे पा रहा था। प्रॉब्लम ये हो रखी थी कि मैंने कोरोना का वैक्सीन लगवा ली थी। मैंने कोरोना की वैक्सीन लगवा ली थी, इस वजह से मुझे कई दिन से फीवर आया हुआ था। मुझे बुखार चल रहा था, लगभग 3 दिन मुझे बुखार रहा और थोड़ी ज़्यादा ही तबीयत मेरी ख़राब हो गई थी। इस वजह से मैं क्लास नहीं दे पाया। उसके लिए मैं आप लोगों से सॉरी बोलता हूँ। वैसे भी हमारी हिंदी लगभग कंप्लीट हो चुकी है। कंप्लीट का मतलब हमारे लगभग जितने भी आपके व्याकरण वाले टॉपिक थे, रस, छंद और अलंकार, रस, छंद और अलंकार, हमारे 3 टॉपिक रह गए हैं। ठीक है, उसके बाद हमारा क्या रह जाएगा? उसके बाद हमारा रह जाएगा आपका पर्यायवाची, पर्यायवाची। और उसके बाद हमारा विलोम शब्द। क्या? विलोम शब्द। आपका तत्सम, तद्भव। ठीक है, तत्सम, तद्भव और आपका क्या शब्द हो जाएंगे? देशज, विदेशज, देशज, विदेशज, ये हमारे। और विलोम चिन्ह, जो आपके चिन्ह होते हैं, विराम चिन्ह, जितने भी चिन्ह होते हैं, चिन्ह, ये सब हमारे टॉपिक रह जाएंगे। ठीक है, ये हमारे टॉपिक शेष रह जाएंगे। लेकिन मैं चाहता हूँ कि आपके पर्यायवाची, विलोम शब्द, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज और चिन्ह तो मैं शायद यहाँ पे भी करा दूँ, चिन्ह की तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं सब चाहता हूँ कि आप लोगों को मैं डिजिटल बोर्ड से कराऊँ, क्योंकि जो पर्यायवाची है, अब अगर पर्यायवाची की अगर हम बात करते हैं, पर्यायवाची की अगर हम बात करते हैं, दिक्कत ये होती है कि मैं बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा अगर मैं आपको ऐसे लिख के पढ़ाऊँगा। वैसे पढ़ा दूँगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, विलोम शब्द में भी, तत्सम तत्व में भी आप लोगों को याद करना है। तत्सम वे होते हैं जो संस्कृत से जो के त्यों आ गए, और तद्भव वे होते हैं जो तत्सम से बने हैं। ठीक है, आपके देशी शब्द, देशज शब्द, विदेशज शब्द। देशज शब्द वे होते हैं जो अपने देश के शब्द होते हैं, जैसे लोटा और रेलगाड़ी। क्या? जैसे आपका चेयर, जैसे आपका मोजा, ये शब्द क्या होते हैं? ये विदेशी। जैसे अलमारी, रिक्शा, ये शब्द क्या होते हैं? ये शब्द होते हैं आपके विदेशी शब्द। ठीक है, और चिन्ह तो आपके पता ही है, जैसे पूर्ण विराम हो गया आपका, पूर्ण विराम हो गया, अर्ध विराम हो गया, ये सब कुछ चिन्ह। आपका प्रश्नवाचक चिन्ह हो गया, तो ये सभी चिन्ह रह गए हैं। ये मैं आपको कंप्लीट करा दूंगा। और अगर आप लोगों का साथ रहा, आप लोगों ने अच्छी सपोर्ट की, तो शायद रस, छंद और अलंकार जब तक ख़त्म होंगे, उसके साथ साथ ही डिजिटल बोर्ड का भी इंतजाम हो जाएगा। बस आप लोग सपोर्ट करिए। थोड़ा आप लोगों की सपोर्ट की आवश्यकता है। आप लोग सपोर्ट कर रहे हो लेकिन बहुत कम कर रहे हो। थोड़ा सपोर्ट बढ़ाओगे तो जल्दी से हम डिजिटल बोर्ड का भी इंतजाम कर देंगे। ठीक है दोस्तों, तो उसके लिए सॉरी कि मैं कई दिन से क्लास नहीं ले पाया हूँ। तो आज हमारा जो टॉपिक होगा, लास्ट टाइम जो हमारा टॉपिक चला हुआ था वाक्य है, वो हमारा कंप्लीट हो चुका था। आज हमारा टॉपिक क्या होगा? आज हमारा टॉपिक होगा रस। क्या होगा? रस। तो वो अच्छे से पढ़ाई पर ध्यान दीजिए और आइए अच्छे से पढ़ाई करते हैं। वैसे भी आपके एग्ज़ाम अभी आए नहीं हुए, एग्ज़ाम थोड़े दिन में आ जाएंगे आपके, तो उसके लिए अभी हमारे पास अच्छा खासा टाइम है। तो कोई प्रॉब्लम भी नहीं है कि हमारे पास भाई टाइम नहीं है तो अभी ख़त्म हो जाना चाहिए था, कोई दिक्कत नहीं है। और जैसे ही हिंदी कंप्लीट होती है, मैं डिजिटल बोर्ड आता है, तो आपको क्वेश्चन आंसर की सीरीज़ भी लगवाई जाएगी। आपको क्वेश्चन आंसर कराए जाएंगे अच्छे से, ताकि आप लोगों की प्रैक्टिस अच्छे से हो सके। जितने भी आपको सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं और अदर टीचर का भी इंतजाम किया जाएगा। बस आप लोग सपोर्ट करिए। अगर आप लोग और अच्छे से सपोर्ट करोगे तो चैनल और ग्रो कर पाएगा और आप लोगों का परिवार बड़ा हो सकेगा। अब हम देखते हैं, हमारा जो टॉपिक है आज का वो है रस। तो आइए पढ़ाई पर ध्यान देते हैं। पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मेहनत का कोई भी विकल्प नहीं होता। चलिए शुरू करते हैं। जैसे नाम से ही पता चलता है रस। क्या? रस। जिसके नाम से ही हमें पता चलता है रस, अर्थात हमें आनंद की अनुभूति होती है। कैसी? जिसके नाम से ही हमें आनंद की अनुभूति होती है। तो हम क्या कह सकते हैं? हम कह सकते हैं कि रस क्या होता है? रस होता है, रस का शाब्दिक अर्थ होता है आनंद। भाई रस क्या है? जिसके नाम से ही हमें आनंद की प्राप्ति होती है, एक आनंद का अनुभव होता है हमें, रस, है ना। तो क्या हुआ? रस क्या है? रस है, रस का शाब्दिक अर्थ होता है आनंद। अगर रस की परिभाषा की अगर हम बात करते हैं, तो हम परिभाषा में रस की कह सकते हैं कि रस की परिभाषा को हम अच्छी प्रकार इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि जो आपका वाक्य
वह काव्य जिसे सुनने से, वह काव्य जिसे सुनने से या कहने से हमें रस की अनुभूति होती है, उसे क्या कहते हैं? आनंद की अनुभूति होती है, उसे क्या कहते हैं? उसे रस कहते हैं। मैं दोबारा बता देता हूँ, वह काव्य जिसे कहने से या सुनने से हमें रस की अनुभूति होती है, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं, आनंद की अनुभूति होती है, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं रस कहते हैं। क्या कहते हैं? रस। ठीक है। अगर बात करता हूँ कि अगर रस के जो प्रणेता कवि माने जाते हैं, वो माने जाते हैं आपके भरत, आचार्य भरत मुनि। कौन माने जाते हैं? आचार्य भरत मुनि माने जाते हैं। आचार्य भरत मुनि ने ही आपके रस शास्त्र की रचना की है। किसकी? आपकी रस शास्त्र की रचना की है आचार्य भरत मुनि ने। आचार्य भरत मुनि के अनुसार रस की संख्या आचार्य भरत मुनि कितनी मानते हैं? आचार्य भरत मुनि मानते हैं 8। कितनी? 8। लेकिन नॉर्मली 9 मानी जाती है। अगर मूलतः बात करते हैं हम कि आप 8 भूल जाइए, 8 का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आपके एग्जाम में 8 से नहीं क्वेश्चन बनेगा, आपके 9 बनेगा। तो इसलिए आप याद रखिए कि आचार्य भरत मुनि के अनुसार ही रसों की संख्या 9 मान लेते हैं। ठीक है। तो आचार्य भरत मुनि ने रस की संख्या कितनी मानी है? 9। कितनी? 9। अब हम डेफिनेशन को अच्छे से लिख लेते हैं। ठीक है। तो अब शुरू करते हैं। मैंने आपको अच्छे से समझाने की कोशिश की है और आपकी समझ में भी आ गया होगा। वैसे भी इसमें समझने को इतनी कोई बात नहीं है कि कुछ ज़्यादा ही डीप आपको समझाने की आवश्यकता है, इतने आप लोग समझदार हो। रस का शाब्दिक अर्थ, रस का शाब्दिक अर्थ आनंद होता है। क्या होता है? आनंद होता है। रस का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? रस का शाब्दिक अर्थ होता है आनंद। क्या होता है? आनंद होता है। ठीक है। अगर परिभाषा की बात करते हैं हम कि हम रस की परिभाषा क्या लिख सकते हैं? वह काव्य जिसे बोलने से, सुनने से या फिर हम कह सकते हैं या सुनने से आनंद की प्राप्ति होती है। क्या? आनंद। प्राप्ति होती है। ठीक है। उसे क्या कहते हैं? आनंद की प्राप्ति होती है, उसे रस कहते हैं। उसे रस कहते हैं। भाई वह काव्य जिसे बोलने से या कहने से, रस की आनंद की प्राप्ति होती है, उसे क्या कहते हैं? उसे रस कहते हैं। रस के अगर हम बात करते हैं कि जो रस होता है, रस शास्त्र की रचना किसने की है? रस के जो प्रमुख कवि माने जाते हैं वे कौन माने जाते हैं? आचार्य भरत मुनि माने जाते हैं। रस शास्त्र के रचनाकार, रस शास्त्र के रचनाकार भरत मुनि। मुनि को रस का प्रणेता कवि माना जाता है। कवि माना जाता है। ये 2 क्वेश्चन हो गए यहाँ पे कि रस शास्त्र के रचनाकार कौन है? रस शास्त्र के रचनाकार कौन है? रस शास्त्र के रचनाकार है आपके आचार्य भरत मुनि। कौन? आचार्य भरत मुनि। और रस शास्त्र भरत मुनि को ही रस का प्रणेता कवि माना जाता है। भरत मुनि के अनुसार, भरत मुनि कहते हैं, अगर हम बात करते हैं भरत मुनि के अनुसार, भरत मुनि के अनुसार स्थायी भाव, अनुभाव, संचारी भाव,
क्या हो गया आपका स्थायी भाव, आपका स्थायी भाव, आपका अनुभाव, संचारी भाव और आपका स्थायी भाव, अनुभाव, संचारी भाव और विभाव, क्या विभाव के योग से, के संयोग से, क्या के संयोग से किसकी रस की उत्पत्ति हुई है, क्या हुई है, रस की उत्पत्ति हुई है, संयोग से रस की उत्पत्ति हुई है, उत्पत्ति। रस की उत्पत्ति हुई है, ठीक है। आचार्य भरतमुनि कहते हैं कि, आचार्य भरतमुनि कहते हैं कि, आचार्य भरतमुनि कहते हैं कि स्थायी भाव, अनुभाव, संचारी भाव और विभाव के संयोग से किसकी उत्पत्ति हुई है, आपकी किसकी रसों की उत्पत्ति हुई है। आचार्य जो भरतमुनि थे इनके अनुसार आचार्य भरत मुनि के अनुसार रस की संख्या 9 मानी जाती है, 9 मानी जाती है। बस 9 याद रखना है। या हम कह सकते हैं कि मूलतः रस कितने होते हैं, मूलतः रस कितने होते हैं, 9 होते हैं। नोट करके लिखिए कि मूलतः रस कितने होते हैं। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ नोट करके, ठीक है। ये अलग से लिख रहा हूँ, इस लाइन का अगला भाग ये नहीं है, कभी सोचो किस आगे लिख रहा हूँ। मैंने इसलिए बता दिया है कि मैं नोट करके लिख रहा हूँ कि मूलतः रस की संख्या, रसों की संख्या या रस की संख्या कितनी होती है, संख्या 9 होती है आचार्य भरतमुनि के अनुसार, या फिर मूलतः। लेकिन बाद में कुछ कवियों ने 2 रस को जोड़ दिया गया, जो भरतमुनि ने जिन्हें नहीं माना था। उसमें एक तो आपका क्या था, उसमें आपका था वात्सल्य और भगवत विषयक। क्या था, वात्सल्य और भगवत विषयक। ये 2 रसों को स्थायी भाव हम कह सकते हैं या फिर रस कह सकते हैं, इन्हें जोड़ दिया गया, ठीक है। तो स्थायी भाव या फिर हम रस कह सकते हैं, क्या आप कह सकते हो स्थायी रस या फिर स्थायी भाव, एक ही बात है। स्थायी भाव, रस या स्थायी रस की संख्या कितनी है, 9 मानी जाती है। कितनी, 9 मूलतः। लेकिन वर्तमान में कितनी है, 11 है, ठीक है। कितनी है, 11 है। ये आपको समझ में आया कि आचार्य भरतमुनि क्या कहते थे, ठीक है। इनके अनुसार आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं कि ये तो रस, जो भरतमुनि थे ये रस शास्त्र के रचयिता है। क्या है, रस शास्त्र के रचयिता है। इन्हें रस का प्रतिष्ठा, इन्हें जो रस है इसका प्रतिष्ठापक कवि माना जाता है। इन्हें कहा जाता है कि ये रस के आपके प्रतिष्ठापक कवि है, क्योंकि रस शास्त्र रचयिता करने वाले कौन है, रस शास्त्र के रचयिता करने वाले कौन है, आपके भरतमुनि है। कौन है, भरतमुनि है। जबकि आचार्य मम्मट को भी रस से जुड़ा हुआ माना जाता है। जो रस है, अगर रस की बात करते हैं तो आचार्य मम्मट, आचार्य मम्मट क्या कहते हैं, आचार्य मम्मट कहते हैं कि रस युक्त वाक्य ही क्या है, रस युक्त वाक्य ही, आचार्य मम्मट कहते हैं कि रस युक्त वाक्य ही क्या है, काव्य है। क्या है, काव्य है। आचार्य मम्मट कहते हैं कि रस युक्त वाक्य ही, रस युक्त वाक्य ही क्या है, आपका काव्य है, काव्य है। और शुरू में क्या कहा गया है कि वह काव्य जिसे बोलने से या सुनने से हमें किसकी अनुभूति होती है, रस की अनुभूति, आनंद की अनुभूति होती है, उसे रस कहते हैं। जबकि आचार्य मम्मट क्या कहते हैं, जो रस के एक प्रतिष्ठापक कवि है, आचार्य मम्मट को रस का प्रतिष्ठापक कवि माना जाता है। आचार्य मम्मट कहते हैं कि रस युक्त काव्य ही क्या है, रस युक्त काव्य ही
आपका क्या है, वाक्य है। अब भरत मुनि के अनुसार अगर हम बात करते हैं स्थायी भाव या फिर स्थायी रस, ठीक है, या फिर रस की संख्या कितनी है, 9। भरत मुनि के अनुसार आचार्य भरत मुनि के अनुसार, जबकि वर्तमान में कुल मूलतः कितने हो गए, मूलतः हो गए आपके 9, लेकिन वर्तमान में कितने हैं, 11। कौन कौन से जोड़े गए, वात्सल्य प्लस आपका भगवत विषयक, क्या, भगवत विषयक, 2 को जोड़ दिया गया। क्या जोड़ा गया, भगवत, एक तो वात्सल्य, एक भगवत विषयक। तो कितने हो गए वर्तमान में आपकी स्थायी रस या स्थायी भाव की संख्या कितनी हो गई, 11 हो गई। कितनी, 11 हो गई। इन दोनों को आचार्य भरत मुनि ने नहीं माना। आचार्य आपसे पूछ सकता है कि इनमें से किस स्थायी भाव को किसने, आचार्य भरत मुनि ने नहीं माना। तो आचार्य भरत मुनि ने इन्हें नहीं माना, ठीक है। तो आचार्य भरत मुनि ने कितने माने हैं, आपके 9 माने हैं, लेकिन भगवत वात्सल्य और भगवत विषय को आचार्य भरत मुनि ने नहीं माना है, ठीक है, नहीं माना है। आचार्य भरत, हिंदी में आचार्य भरत मुनि के अनुसार, भाई आचार्य भरत मुनि हिंदी नाटक में, क्या, हिंदी नाटक में रस की संख्या कितनी है, कितनी है, 8 है। भाई हिंदी नाटक में रस की संख्या कितनी है, 8 है। अगर बात करते हैं हम, वैसे मूलतः रस की संख्या कितनी होती है, 9 होती है, लेकिन कितने माने जाते हैं, वर्तमान में 11 माने जाते हैं। वात्सल्य और भगवत विषय को आपस में जोड़ दिया गया, रस के अंग, ठीक है। ये आपको अच्छी समझ में आ गया होगा ना। मैंने आपको आचार्य मम्मट के अनुसार भी बताया और मैंने आपको भरत मुनि के अनुसार भी बता दिया है, ठीक है। अगर आपको वीडियो आपको अच्छी लगती है, आपको समझ में आता है, तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, ठीक है। अब इससे बाहर तो कुछ नहीं जाएगा कि आपसे बहुत ज़्यादा डीप पूछा जाएगा। आप IAS का पेपर देने तो जान नहीं जा रहे हो कि आपसे बस अंदर घुस जाएगा और कुछ भी पूछ लेगा, ठीक है। तो उतना पढ़िए जितना आप लोगों के लिए सफिशिएंट है, जितना आप लोगों के लिए आवश्यक है, आप लोगों की आवश्यकताओं को पूरा कर देगा। अब ये नहीं है कि इसके अंदर घुस जाओ और अंदर घुसकर बस घुसते ही चले जाओ, वो आपके किसी काम का नहीं है, किसी भी काम का। कहते हैं कि अगर मेहनत भी सही दिशा में नहीं की जाती तो वह भी किसी काम की नहीं होती। जैसे कहा जाता है कि मेहनत का फल कैसा होता है, मीठा होता है। लेकिन अगर हमें जाना तो यहाँ पर है, हमारा जो डेस्टिनी है, हमें जाना यहाँ पर, हमने शुरुआत की यहाँ से। अब हमारे पास रास्ते बहुत सारे हैं, लेकिन हम अगर सही दिशा में मेहनत करें तो हम कितनी जल्दी पहुँच गए ना, ठीक है। हमें मीठा फल मिल गया। लेकिन अगर हम यहाँ से ऐसे गए, फिर ऐसे गए, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे घूमते रहे, कभी ऐसे हो जाते हैं, कभी ऐसे हो जाते हैं, ऐसे हो जाते हैं, ऐसे ऐसे ऐसे, मान लो हम पहुँच भी गए, तो क्या इस मेहनत का कोई फल है? अगर मेहनत सही दिशा में नहीं की जाती तो इसका मतलब है कि वो भी निरर्थक हो जाती है। इसलिए मेहनत सही दिशा में करिए। अगर एक आदमी ने मेहनत यहाँ से की और यहाँ तक चला गया, जल्दी पहुँच गया, कम मेहनत में अच्छा काम हो गया। अब क्या करते हैं, कुछ बच्चे करते हैं कि यहाँ से जाना तो यहाँ को है, तो आसान सा पढ़ो जितना आप लोगों के लिए आवश्यक है। लेकिन कुछ बच्चे होते हैं जो नहीं सर, हम तो अंदर घुस जाएंगे, हम तो पागल कर देंगे इसका। ये पागल नहीं होगा, पागल हो जाते हैं बच्चे। इसमें कुछ घंटा फ़र्क नहीं पड़ता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसमें कुछ नहीं होता। इतना बड़ा टॉपिक है, अगर आप लोग चाहोगे तो 10 दिन भी ख़त्म ना होएगा, 10 दिन तक भी चलता रहेगा। लेकिन कुछ बच्चों की आदत होती है कि उन्हें बस घुसना होता है। क्या करना होता है? उन्हें तो बस घुसना होता है, उन्हें तो कुछ ये, ठीक है। अगर हम बात करते हैं, जैसे अगर मैं आप लोगों को बताना चाहूँ कि जो आपके
जो आपके संचारी भाव होते हैं, संचारी भाव होती है उनकी संख्या 33 होती है। कितनी? 33 होती है। क्या 33 के 33 को पढ़ना चाहोगे? जो आपके किसी काम के नहीं है, आपसे संचारी भाव की संख्या पूछेगा, लेकिन ये भी नहीं पूछेगा कि आपके कि संचारी भाव कौन कौन से होते हैं, आपसे ये भी नहीं पूछेगा। बस आपसे टोटल संख्या पूछेगा कितनी होती है, वही आपके लिए बहुत है। तो उतना पढ़िए और मेहनत सही दिशा में करिए, बेवजह की कुछ भी मत पढ़िए। अब टीचर का काम क्या होता है? टीचर का काम होता है बच्चे को अपने पास घेर के रखना। अब एक बात बताइए, एक यूपी एसआई का बच्चा है और एक यूपी कांस्टेबल का है, ठीक है? यूपी कांस्टेबल है ये, ठीक है? अब इस यूपी कांस्टेबल वाले को यहाँ से पढ़ के अच्छे नंबर आ जाएंगे, सिलेक्शन हो जाएगा, और आप उसे पढ़ाते हो कहाँ से? यहाँ से तो पढ़ाते नहीं, ये पढ़ाते हो, ये। अब ये बताइए उसे बनना क्या है? कांस्टेबल, और पढ़ा क्या रहे हो उसे? ये क्या फ़ायदा? कह लगा हमने कुछ छोड़ा ही नहीं। अरे छोड़ने का क्या मतलब है? बेवजह की चीज़ें थोड़ा पढ़ोगे, उतना पढ़ो जितना आवश्यक है, जितना आप लोगों के काम का है। अब ये नहीं है कि आप कांस्टेबल का पेपर देने जाते हो और पढ़ाई करोगे आईएएस की, ठीक है? अब हम देखते हैं जो आपके स्थायी रस के जो अंग होते हैं वे कितने होते हैं। आइए पढ़ाते हैं वापिस। रस के कितने अंग होते हैं? रस के 4 अंग होते हैं। रस के अंग, रस के अंग। आपकी मैडम की भी तबीयत ख़राब हो रखी है, कई दिन से बुखार चल रहा है, खांसी हो रखी है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रखी है, इसलिए आप लोगों की क्लास नहीं बना पा रही है वो। इसलिए बहुत मुश्किल से मैडम आप लोगों के लिए क्या करती है, बस करंट अफेयर क्लास बना देती है, लेकिन और क्लास बनाने की हिम्मत नहीं होती क्योंकि उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रखी है। आज कुछ आराम है तो शायद कल वो क्लास बना दे, सारी मैडम आपकी सारी क्लास बना दे, लेकिन ना, ऐसा भी हो सकता है कि ना बना पाए, कुछ कम रह जाए क्लास। तो थोड़ा सपोर्ट करिए दोस्तों, आप लोगों की सपोर्ट होगी तभी हम कुछ कर पाएंगे। अगर आप लोग सपोर्ट ही नहीं करोगे तो इस पढ़ाई का क्या फ़ायदा है, बताइए आप ही। हम इसलिए पढ़ा रहे हैं ताकि आप लोगों की सपोर्ट मिल सके, आप लोगों के सपने पूरे हो सके। हमें आपसे क्या चाहिए? आप लोगों की सपोर्ट, और वापस में हम आपको क्या दे रहे हैं? आपके सपनों तक जाने का रास्ता। सपने नहीं दे रहे, आपके सपनों तक जाने का रास्ता, आपके माँ बाप के और आपके सपने पूरे करने का एक रास्ता दे रहे हैं। बस आप लोगों की सपोर्ट ही तो चाहिए, कोई पैसा या कोई चीज़ आपसे नहीं मांगी जा रही है, ठीक है? अब देखते हैं रस के अंग। रस के कितने अंग होते हैं? 4 अंग होते हैं। कितने होते हैं? 4 अंग होते हैं। नंबर 1 स्थायी भाव, स्थायी भाव। नंबर 2 विभाव। नंबर 3 पर अगर बात करूं संचारी भाव। विभाव। और नंबर 4 पर अगर बात करूं तो अनुभाव। अनुभाव। अब मेरी बात सुनिए, ऐसा नहीं होता है कि इसी क्रम में होते हैं, क्रम की कोई बात नहीं है, बस आप लोगों को याद करना है कि रस के कितने अंग होते हैं। रस के 4 अंग होते हैं, स्थायी भाव, विभाव, संचारी भाव और अनुभाव। क्या होते हैं? विभाव, अनुभाव, संचारी भाव और आपका स्थायी भाव, ठीक है? ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा ना, ठीक है? स्थायी भाव को प्रधान भाव कहा जाता है। अब अच्छे से नोट करिए, थोड़ा एक को हम थोड़ा सा डेफिनेशन आपको क्लियर करा देते हैं ताकि आप लोगों की काम आ सके, ठीक है? ये अंग आपके कंप्लीट हो गए ना। स्थायी भाव। अब हम भाव के रस के अंग की बात करते हैं, ठीक है? रस के अंग की बात करते हैं हम। कितने अंग होते हैं? 4 होते हैं। कौन कौन से? स्थायी भाव, अनुभाव, विभाव, संचारी भाव। कितने हो गए? 4 हो गए। हम देखते हैं स्थायी भाव। स्थायी भाव को प्रधान भाव कहा जाता है। स्थायी भाव को प्रधान भाव कहा जाता है। प्रधान भाव माना जाता है या कहा जाता है, एक ही बात है, कहा जाता है या माना जाता है। स्थायी भाव को क्या कहा जाता है? स्थायी भाव को आपका प्रधान भाव कहा जाता है। वे भाव, स्थायी भाव क्या होते हैं? वे भाव जो हमारे हृदय में, जो हमारे हृदय में
भाई स्थायी भाव को प्रधान भाव कहा जाता है वे भाव जो हमारे हृदय में मूल रूप से विद्यमान रहते हैं या मूलतः विद्यमान रहते हैं, विद्यमान रहते हैं। वे भाव जो हमारे हृदय में मूलतः विद्यमान रहते हैं, क्या रहते हैं? मूलतः विद्यमान रहते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें स्थायी भाव कहते हैं, उन्हें स्थायी भाव कहते हैं। क्या कहते हैं? उन्हें स्थायी भाव कहते हैं। ठीक है, स्थायी भाव की संख्या कितनी है? स्थायी भाव की संख्या है कितनी? 9 स्थायी भाव, या फिर हम कह सकते हैं स्थायी रस, एक ही बात है। स्थायी रस की संख्या कितनी है? 9। ठीक है, और ये मूलतः है कितने? मूलतः, लेकिन वर्तमान में कितनी है? वर्तमान में 11 है। स्थायी रस कितने हैं? 11 है। कितने हैं? स्थायी रस कितने हैं? 11। 2 जोड़ दिए गए, आपका क्या? वात्सल्य प्लस भगवद विषयक। ठीक है, 2 को जोड़ दिया गया, वात्सल्य और भगवत विषयक को इसमें जोड़ दिया गया। ठीक है, ये क्या होते हैं? स्थायी भाव होते हैं। इसे प्रधान भाव कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसे प्रावधान भाव कहा जाता है। ये वे भाव होते हैं जो हमारे हृदय में मूलतः विद्यमान रहते हैं, उसे क्या कहते हैं? स्थायी भाव कहते हैं। अगर बात करते हैं विभाव की, क्या करते हैं? विभाव की, वे भाव जिसके कारण हमारे मन में भाव उत्पन्न होते हैं उसे क्या कहते हैं? विभाव कहते हैं। क्या कहते हैं? और वे भाव जिससे हमारे शरीर में विकार उत्पन्न होता है, अर्थात शरीर के हाव भाव बदल जाते हैं, उसे क्या कहते हैं? उसे अनुभव कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे अनुभव कहते हैं। वह भाव या स्थिति जिसके कारण हमारे मन में भाव उत्पन्न होते हैं, क्या हम देखते हैं? विभाव। विभाव वह व्यक्ति या स्थिति जिसके कारण हमारे मन में भाव उत्पन्न होते हैं। क्या होते हैं? भाव उत्पन्न होते हैं। वह व्यक्ति या स्थिति जिसके कारण हमारे मन में भाव उत्पन्न होते हैं उसे क्या कहते हैं? उसे विभाव कहते हैं। उसे विभाव कहते हैं। क्या कहते हैं? विभाव कहते हैं। अब विभाव की संख्या कितनी होती है? विभाव की 2 संख्या होती है। क्या होती है? 2 संख्या होती है। क्या होती है? 2 संख्या होती है। विभाव की कितनी संख्या है? विभाव की 2 संख्या है। कितनी? 2 संख्या है। एक तो है आलंबन। क्या? आलंबन। और नंबर 2 पर क्या है? एक पर हुआ आपका आलंबन और नंबर 2 पर हुआ उद्दीपन। क्या? उद्दीपन। अब एक बात देखिए, अगर आप आलंबन और उद्दीपन को पढ़ना चाहते हो पढ़ा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वो आप लोगों के काम का नहीं है। उस रास्ते मत जाइए जो रास्ता आपके मंजिल तक नहीं जाता। ठीक है, अगर आप चाहोगे तो पढ़ा दूंगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप लोग मत पढ़िए, पढ़ने से कोई लाभ नहीं होगा। आपसे एग्जाम में बस पूछ सकता है आपसे कि वह व्यक्ति स्थिति जिसके कारण हमारे मन में भाव उत्पन्न होते हैं उसे क्या कहते हैं? उसे विभाव कहते हैं। और विभाव की संख्या कितनी होती है? 2 होती है। कितनी? 2। तो आज के लिए हम इतना ही रखेंगे। अगर आप लोगों को अच्छा लगा है, समझ में आया है तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। अगर आप लोगों को अच्छा लगता है तो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक पहुंचाइए ताकि आप लोगों का परिवार बड़ा हो सके और हम लोगों को सपोर्ट हो सके। दोस्तों सपोर्ट करिए, आपकी सपोर्ट की आवश्यकता। आपसे कुछ पैसे तो नहीं ली जा रहे, आपको रास्ता मंजिल तक ले जाने का दिखाया जा रहा है। ठीक है, तो आज के लिए हम इतने रखेंगे। आज के लिए धन्यवाद।